नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि इस चैनल पर आपको क्लास 9th और 10th के सभी विषयों की बहुत ही अच्छी तरीक़ा से और आसान भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस चैनल पर आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। तो देर न करते हुए आप सभी को एक कॉपी और कलम निकाल लेनी है और दोस्तों 1 से लेकर के 80 तक नंबर लिख लें और देखें कि आप जिस भी कोचिंग संस्थान में या जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं आपका तैयारी किस प्रकार से है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे आपका तैयारी अच्छी तरीक़ा से हो जाएगा तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका तैयारी अच्छी तरीक़ा से नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद मैं 100% का गारंटी लेता हूँ कि आपका तैयारी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से हो जाएगा। तो पहला प्रश्न को डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, रासायनिक या किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो दोस्तों, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑक्सीकारक, अवकारक, अभिकारक। चलिए, डी नंबर ऑप्शन है क्या है, प्रतिफल। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आशा है कि आप लोग इसका आंसर सी मारे होंगे। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अभिकारक कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। जब किसी अभिक्रिया में के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है, बताइए। तो उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जब किसी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है यानी ऑक्सीजन जुटता है तो ठीक है, क्या होता है बताइए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या होती है दोस्तों, अगर किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ये यानी या उसी को कहते हैं जुटना। वृद्धि का मतलब होता है जुटना। अगर जुटता है कोई भी पदार्थ तो इसका मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होती है, ठीक है ना, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण, इसी का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है दोस्तों क्या है, उपचयन। क्या नाम है दोस्तों इसका, उपचयन। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है उपचयन। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। यानी कि जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, जुड़ता है, वृद्धि होता है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, उपचयन। उपचयन अभिक्रिया होता है। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तीसरा प्रश्न में चलते हैं हम लोग। समीकरण 2H2 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया लिखने में, तो आप लोग जो है ऐसे लिखिएगा 2H2 + O2 मिल के क्या बनाया, रिएक्शन करके 2H2O बनाया। ठीक है, चलिए यहाँ पे नहीं 2H2 + O2 मिलके क्या बनाया दोस्तों, 2H2O बनाया। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब दो पदार्थ आपस में संयोग करता है तो एक नया भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, तो 2H2 यानी कि H2 + O2 मिलकर क्या बनाया, 2H2O जल का निर्माण किया। तो इस अभिक्रिया को दोस्तों संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन कहते हैं, या अवक्षेपन कहते हैं, अवक्षेप या उदासीकरण का अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों इस अभिक्रिया को जब दो पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाता है, निर्माण करता है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगर दोस्तों यहाँ पे संश्लेषण रहता, संश्लेषण, तो संश्लेषण ही आंसर होता। ठीक है, दोनों एक ही बात हुआ। आशा है कि समझ गए होंगे। तो प्रश्न कह रहा है दोस्तों, Fe जो है, Fe + CuSO4 ये जो अभिक्रिया करती है Cu, तो क्या बना देती है, Fe जो है, आयरन जो है, ये कॉपर सल्फेट से जब अभिक्रिया करती है तो Cu + FeSO4 का निर्माण करती है, बनाती है। यानी कहने का मतलब है कि ये आयरन से अभिक्रिया करके जो है ये SO4 कॉपर सल्फेट ये Cu को क्या करती है, Cu को गायब कर देती है, अलग कर देती है, और ये FeSO4 के साथ संयोग कर लेती है। यानी कि इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इस तरह की अभिक्रिया को जो हम लोग एकल विस्थापन कहते हैं। ठीक, एकल अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, एकल। लेकिन यहाँ पे जो है विस्थापन अभिक्रिया दिया हो तो क्या मारेंगे हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया ही मारेंगे। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए आयरन Fe को CuSO4 से साथ जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्या करता है, ये Cu को बाहर कर देता है और SO4 के साथ जो है Fe अभिक्रिया कर लेता है, और इसे क्या कहते हैं, तो ये पूछ रहा है, इसको एकल अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, एकल विस्थापन या विस्थापन दिया हो तो यहाँ पे क्या मारेंगे, विस्थापन आंसर मारेंगे। ठीक है, आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट याद रखिएगा, जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का जुड़ना जो है ये क्या कहलाता है, ऑक्सीजन जब किसी पदार्थ में जुड़ता है, जुड़ना जो है ये आपको
उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं, देखिए सॉरी, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। या इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। ठीक है। और देखिए और क्या कहते हैं? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना इसका मतलब कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। ठीक है। अपचयन का मतलब होता है, क्या होता है? अवकरण। अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसमें अपचयन की क्रिया हो रहा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व एक्स का नाम बताइए। दोस्तों ये एक्स तत्व का नाम छिपा लिया गया है और पूछ रहा है कि वह भूरे रंग का चमकदार तत्व है जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है। तो तत्व का नाम बताइए। तो क्या कहते हैं? Na, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, या क्या कहते हैं? इस तरह से आपका है। ठीक है ना। देखिए दोस्तों इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर। वो तत्व कौन सा है जो काले रंग का हो जाता है? कॉपर है वो। ठीक है। आसान समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO प्लस कार्बन NC मिलकर के Zn प्लस CO बना रहा है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन पहला में कह रहा है कि कार्बन उपचयित हो रहा है, या ZnO उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, या कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कार्बन जो है ये कार्बन संयोग करके क्या बनाया? इस ऑक्सीजन से ZnO से अभिक्रिया करके क्या बनाया? Zn प्लस CO बनाया। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कार्बन, देखिए कार्बन के साथ में कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या बताए थे आपको? ऑक्सीजन का जुड़ना ये क्या कहलाता? उपचयित। उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या हो रहा है? कार्बन यहाँ पे उपचयित हो रहा है। तो इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। यानी कि कार्बन के साथ में कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? उपचयित हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। यानी कि किसी भी पदार्थ में कार्बन का जुड़ना क्या कहलाता है? वो उपचयित हो रहा है। ठीक है ना। ये चलिए अगला प्रश्न प्रश्न कर रहा है दोस्तों, थोड़ा छापने में मिसप्रिंटिंग हो गया है, ध्यान दीजिए। क्या कर रहा है कि Na2SO4 प्लस BaCl2BaSO4 प्लस 2NaCl ये जो है आपस में संयोग करके क्या कर उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो पहले इसको हम अच्छी तरीक़ा से लिख लेते हैं। दोस्तों ये भी यौगिक है और ये भी क्या है? यौगिक है। ठीक है ना। देखिए दोनों यौगिक है, फिर ये भी यौगिक है, ये भी। देखिए क्या कर रहा है कि जब हम पढ़े हैं कि जब दो यौगिक आपस में ठीक है ना अपने आयनों का जो आदान प्रदान करता है, अपने आयनों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए Na2SO4 ये भी यौगिक है, कंपाउंड है। ये भी क्या है आपका? ये भी यौगिक है। ये ठीक है ना। ये दोनों क्या कर रहे हैं? अपने ये जो है अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसे क्या कहेंगे? इसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या कर अगला प्रश्न कह रहा है, 9वां प्रश्न कह रहा है कि जब क्या कर रहा है कि जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है पीली, नीली, चमकीला, उजला या क्या कहते हैं लाल। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो चलिए आप लोग मारिए, बताइए कितना होगा आंसर इसका, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होती है दोस्तों? चमकीली और उजली होती है। क्या होगा? चमकीली और उजली। चलिए 10वां प्रश्न चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि Zn प्लस CuSO4 मिलकर क्या बनाया? ZnSO4 प्लस Cu। ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। दोस्तों देखिए यहाँ पे Zn क्या कर रहा है? Zn जो है ना ये CuSO4 से अभिक्रिया जब करता है तो क्या करता है? Cu को क्या करता है? Cu को अलग फेंकता है, निकाल देता है। ठीक है ना। और क्या करता है ये SO4 से यानी कि कॉपर सल्फेट को क्या करता है दोस्तों? ये क्या कर रहा है? देखिए कॉपर सल्फेट को ये इसमें से अभिक्रिया करके जिंक जो है ये Cu को बाहर निकाल देता है और ये SO4 ZnSO4 बनाता है, यानी कि जिंक सल्फेट बना लेता है। यानी कहने का मतलब है कि Cu को देखिए बाहर निकाल दिया है। यानी Zn जो होता है वो Zn अधिक क्रियाशील होता है। किससे? तो Cu से अधिक क्रियाशील है जिंक। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि Cu को क्या किया? बाहर निकाल दिया और SO4 के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बना लिया। यानी इस तरह की अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? ठीक है ना। एकल विस्थापन में बोलते हैं या विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बी आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए दोनों एक ही नाम होता है, एकल विस्थापन बोले या विस्थापन बोले। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है? अभिक्रिया Cu प्लस H2 मिलके CuH2O का निर्माण करता है। Cu प्लस H2 मिलके क्या बनाता है दोस्तों? Cu प्लस
H2O बनाता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन अभिक्रिया है ये, ठीक, किसका क्या कहते हैं अपचयन हो रहा है। दोस्तों अपचयन कब होता है, जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक है ना, जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है ना, तो क्या होता है ये अपचयन अभिक्रिया होता है। और ऑक्सीजन का जुड़ना जो होता है वो क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पे Cu कॉपर ऑक्साइड में से यानी कि CuO से जो है यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। किससे निकल रहा है, तो ये किससे, Cu से निकल रहा है। यानी कहाँ आंसर क्या हो जाएगा, किसका अपचयन हो रहा है, तो यहाँ पे Cu का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। फिर से समझिए दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा इसमें जो है अभिक्रिया दिया हुआ Cu प्लस H2 मिलके क्या बनाया, Cu प्लस H2O बनाया है। इसमें कह रहा है कि किसका अपचयन हो रहा है। तो आप जानते हैं ना कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, किसका जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना जो होता है, जो ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या कहलाता है ये ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, उपचयन, ठीक है, उपचयन, ठीक है, उपचयन दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है किसका अपचयन हो रहा है। तो अपचयन कब होता है, जब किसी भी चीज़ के साथ ऑक्सीजन जुड़ल रहता है और वो निकल जाता है, तो ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu के साथ में ऑक्सीजन है और इधर अभिक्रिया जैसे ही हुआ तो अभिक्रिया होने के बाद यहाँ पे से क्या हुआ, यहाँ देखिए Cu के साथ में ऑक्सीजन गायब हो गया यानी ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया। तो ऑक्सीजन के किसके साथ में से निकला है, Cu के से निकला है, ठीक है। तो किसका अपचयन हो रहा है, तो ये Cu का, कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। आशा है कि समझ गए होंगे। और किसके साथ में जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ में जुड़ रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि किसका उपचयन हो रहा है तो क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किसका अपचयन हो रहा है तो क्या बोलिएगा, Cu का अपचयन हो रहा है, क्योंकि Cu के साथ में से कॉपर ऑक्साइड में से यहाँ था तो क्या इसके साथ में से निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, इसलिए क्या बन गया यहाँ पे Cu, ठीक है। आशा है कि समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जब साग सब्जियों को विघटित करके हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं तो ये उस ऑप्शन में कह रहा है उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन। तो दोस्तों क्या बोलिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जब हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं यानी कि जब हम साग सब्जी को सड़ा गला करके विघटित करके कंपोस्ट का निर्माण करते हैं तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। आशा है दोस्तों हमारे द्वारा समझाया हुआ आपको अच्छा लगता होगा। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए जिनसे उनको भी प्रॉफिट मिल चुके, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। उपचयन क्या कर रहा है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सभी क्या होगा। प्रश्न कह रहा है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर होगा, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। तो दोस्तों आप जानते हैं ना कि उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन, क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग, क्या होता है, संयोग, ठीक है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन को ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। उपचयन जो है ये किसको बोलते हैं, ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, उपचयन बोलते हैं। तो उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, योग का मतलब संयोग होता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आपसे पूछ दिया जाएगा कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है। अगर यहाँ क्वेश्चन ये बनता अपचयन वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, किसका, ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसमें हम जिस तरह से उपचयन पूछ रहा है यहाँ पे, तो उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑक्सीकरण। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। फिर से दोस्तों इस तरह का सवाल आ गया है, देखिए अभिक्रिया CuO प्लस H2, ठीक है ना, H2 में जो है ना ये क्या कर रहा है, CuO प्लस H2 मिलकर Cu प्लस H2O का निर्माण करता है, ठीक है ना। ये किस प्रकार का अभिक्रिया, विस्थापन, अपघटन, अपचयन या उपचयन। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu क्या कर रहा है, CuO प्लस H2O मिल करके क्या बनाया दोस्तों, Cu प्लस H2O बनाया। देखिए यहाँ पे किसके साथ ऑक्सीजन है, देखिए यहाँ जो है कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या ह्रास हो रहा है, ठीक है ना। तो जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कि जब ऑक्सीजन इससे निकल जाता है, जब त्याग कर देता है तो क्या होता है, इसे विस्थापन या हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। कॉपर के साथ से ऑक्सीजन क्या हुआ, निकल गया, ठीक है ना, कॉपर अकेले पड़ गया है यहाँ पे, इसीलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आशा है समझ जाएंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर देता है और कॉपर को क्या करता है, अकेले छोड़ देता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है 15 नंबर में, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है ये ऑप्शन पहला है उपचयन, ठीक है ना, संयोजन, उष्माक्षेपी या अगला प्रश्न का अगला है उष्माशोषी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए श्वसन जो होता है ना, श्वसन एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। ऑक्सीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण को ही हम लोग बोलते हैं उपचयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, उपचयन बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। तो और श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये उपचयन अभिक्रिया, इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं।
तो यहाँ पे समझेंगे दोस्तों प्रश्न क्या रहा है, समीकरण CaCO3 ये जो है ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, CaO प्लस CO2 बनाता है, ठीक है। तो किस प्रकार के समीकरण है ये, वियोजन, संयोजन, उभयगामी या प्रतिस्थापन। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए ये जब कोई बड़ा पदार्थ टूट करके दो पदार्थ बनाता है, ठीक है ना, तो इस प्रकार का अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब कोई बड़ा यौगिक टूट करके, जब कोई पदार्थ टूट करके जब दो अलग अलग भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग बताइए, कमेंट करके बताइए। तो इसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। आशा है कि समझ गए होंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगर आप नहीं समझे तो इस तरह समझिए कि जब कोई बड़ा परमाणु टूट करके जब टूटता है तो वो छोटे छोटे परमाणु विभक्त हो जाता है, ठीक है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके क्या बनाया, CaO और CO2, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम, ठीक है ना। इस तरह से आपको कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, विभक्त हो गया। CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, विभक्त हो गया। बड़ा परमाणु जो है ये टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब कोई बड़ा परमाणु टूटता है तो छोटे छोटे परमाणु का निर्माण करता है, ठीक है। आशा है दोस्तों समझ गए। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया हो। कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये टूट करके ये बड़ा परमाणु टूट करके छोटा परमाणु बनाया, ठीक है ना, अणु का निर्माण किया। इस तरह से आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों यहाँ पे सवाल में क्या दिया हुआ 16 नंबर में कर रहा है कि समीकरण CaCO3, ठीक है ना, जो ये टूट करके जो है ये प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो समझिए दोस्तों, कह रहा है 2Cu प्लस O2 मिल करके क्या 2CuO, अथवा समीकरण जो है ना, समीकरण क्या कर रहा है 2Cu प्लस O2 मिल करके 2CuO में किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब दो पदार्थ मिल करके एक नया भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, ये संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन में अपघटन दिया, ऑक्सीकरण दिया, उदासीनीकरण दिया, अवक्षेपण दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जब दो पदार्थ मिल करके एक नया भिन्न गुण वाला पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपर के साथ में जो है ऑक्सीजन जो है ये क्या हो रहा है, ये जुड़ रहा है। तो जब किसी भी पदार्थ के साथ में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे किस प्रकार का अभिक्रिया कहते हैं बताइए, कमेंट करके दोस्तों आप बताइए। तो हमने पढ़ाया है कि जब कॉपर के साथ में या किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑक्सीकरण। तो इसका आंसर बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा, इस टाइप का सवाल पूछ सकता है, कंफ्यूज आ सकता है आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पे सवाल में दिया है कुछ और यहाँ पे पूछ रहा है कुछ, ठीक है ना। यानी कि कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, आपको दिमाग लगा करके बनाना है कि किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। दो समीकरण अथवा करके दे दिया आपको और इसको समझना अच्छी तरह से यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। नहीं समझ में आ रहा दोस्तों तो फिर से वीडियो देखिएगा, आशा है कि जरूर समझ जाइएगा। दोस्तों प्रश्न में कह रहा निम्नलिखित में से कौन अवकारक है। तो देखिए अवकारक का मतलब क्या होता है, अवकारक का मतलब होता है जिसके साथ हाइड्रोजन गैस जुड़ा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अवकारक कहते हैं। किसी भी तत्व के साथ में हाइड्रोजन गैस जो क्या कहते हैं, अवकारक कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में कह रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में कोई जुड़ा नहीं है तो ये नहीं है। ये देखिए कॉपर के साथ में नहीं जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है, ये ऑक्सीजन के साथ में नहीं है। लेकिन देखिए H2 के साथ में सल्फर जुड़ा हुआ तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, डी। कॉपर में क्या कहते हैं, सल्फर के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, इसीलिए क्या हो गया, अवकारक हो गया। अवकारक का मतलब होता है कि उसके साथ में क्या जुड़ना है, हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए सल्फर के साथ में जो है, सल्फर के साथ में हाइड्रोजन का क्या हुआ, संयोग हुआ, यानी कि जुड़ना हुआ था, इसीलिए ठीक है ना, इसीलिए क्या हो गया, अवकारक हो गया, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से क्या करा प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या H2 के साथ में सल्फर का जोड़ना। देखिए तो यहाँ पे ये जो डी आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये होता है, ये ऑक्सीकारक का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। ये तो ये देखिए ये अवकारक है, ठीक है ना, अवकारक हो गया, ठीक है। इस तरह से देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये आंसर ये सब नहीं होगा, क्या होगा आंसर इसका, ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी कि डी हो गया इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटासियम। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड। क्या हो जाएगा, गोल्ड। क्यों नहीं करता है बताइए दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए। तो आप दोस्तों देखते होंगे कि सोना का जो उपयोग है, गोल्ड जिसको कहते हैं हम लोग, सोना, इसका उपयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, आभूषण बनाने में करते हैं, आभूषण, ठीक है दोस्तों। आभूषण बनाने में इसलिए इसका उपयोग करते हैं कि ये ऑक्सीजन से दोस्तों अभिक्रिया नहीं करता, ये जो है ना, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए इसका सोना का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, आभूषण बनाने में करते हैं, गले का हार बनाने में करते हैं, कान में, नाक में, ये सभी चीज़ों में सोना का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता, ऑक्सीजन से अगर अभिक्रिया करता तो इसका हम लोग उपयोग करते नहीं करते, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आशा है कि आपका जो ये डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, O2, NO2, NO2 और N2। तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा, O2, NO2, NO2 और क्या हो जाएगा, N2 और
O2 और क्या हो जाएगा O2। दोस्तों इसका आंसर जो है ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, NO2 और O2, ठीक है ना। जब लेड नाइट्रेट को हम लोग गर्म करते हैं तो हमें मिलता है NO2 और O2 मिलता है। दोस्तों प्रश्न कर रहा है 22वां प्रश्न कर रहा है Fe2 क्या कर रहा है Fe2O3 प्लस 2Al मिलकर के क्या रिएक्शन करके बना है Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, या दोस्तों अगला है विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए इसका समीकरण अच्छी तरीक़ा से हम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है Fe2O3, ठीक है ना, और क्या कहते हैं Al जो है ना, और उसके बाद क्या कहते हैं Al2O3 प्लस 2Fe बना। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे एल्युमिनियम जो है ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, विस्थापित करके, ठीक है ना, विस्थापित करके एक नया Fe को क्या किया, विस्थापित कर दिया, हटा दिया, और ये क्या कर लिया Al2 नया पदार्थ बना लिया, क्या Al2O3 बना लिया, ठीक है ना, और Fe को क्या किया, विस्थापित कर दिया। तो इस तरह की अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ये दोनों विस्थापित Fe को विस्थापित कर दिया, हटा दिया, और ये इससे अभिक्रिया करके नया पदार्थ बना लिया Al2O3 बना लिया, ठीक है। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है, मोमबत्ती, केरोसिन तेल, कोयला, मीथेन गैस। दोस्तों आपको पता होगा कि कोयला जो है ये बिना ज्वाला का ही क्या होता है, जलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न का अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 में 2HCl, ठीक है, S में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है। दोस्तों देखिए H2S क्या होता है, दोस्तों कमेंट कीजिए H2S क्या होता है। H2S जो होता है दोस्तों ये क्या होता है, अवकारक होता है। क्या होता है, अवकारक होता है। क्या होता है दोस्तों, अवकारक। और Cl2 क्या होता है दोस्तों, कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए। और दोस्तों देखिए इसके साथ में हाइड्रोजन गैस है, इसके मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अवकारक हो जाएगा। जिसके साथ में हाइड्रोजन रहेगा वो क्या अवकारक हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसके बाद ये सल्फर है और ये क्लोरीन है, ठीक है। तो इसका क्या होगा बताइए, Cl2 क्या हो जाएगा दोस्तों, Cl2 जो है ना वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। Cl2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा दोस्तों। खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। दोस्तों जो खाना बनाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं एलपीजी गैस, बताइए उसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। और ये पूछ रहा है कि खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव क्या है, प्रोपेन, मेथेन, ब्यूटेन या एंथेन। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन का जो सूत्र होता है C4H8 होता है। आशा है कि समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। दोस्तों इसका जो सूत्र होता है C4H10 होता है। क्या होता है, C4H10, 8 नहीं होता है, ठीक है। आशा है कि समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 26वां प्रश्न में कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। तो प्रश्न को देखते हैं अच्छी तरह से, देखिए रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन में AQ, L या S या G। देखिए दोस्तों AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, AQUIAU एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको चलते हैं जलीय विलयन, ठीक है। और I का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, I का मतलब क्या होता है बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है। S का मतलब होता है सॉलिड, G का मतलब गैस होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये L का मतलब लिक्विड होता है, I नहीं दोस्तों, ये लिक्विड है, LIQUID लिक्विड, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा वो AQ। जब जलीय विलयन को दिखाने का रहता है हम लोग साइड में क्या लिख देते हैं, AQ लिख देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। आशा है दोस्तों समझ। देखिए AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन, L का मतलब लिक्विड होता है, S का मतलब होता है सॉलिड, G का मतलब होता है गैस। आशा है कि समझ गए। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 27वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला, फिल्म बनाने में प्रयुक्त होने वाला होता है, AgBr, AgNO3, Ag2O, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, AgBr। इसको पर्दे के पीछे लगाया था दोस्तों जिससे कि फिल्म बनाने में प्रयुक्त हो, ठीक है ना। क्या होगा इसका आंसर, AgBr। जल का विद्युत अपघटन करने वाले मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है। क्या होगा, जल का विद्युत अपघटन करने वाले मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात क्या होता है दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर बताइए, 1:1, 1:2, 2:1, 3:2। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, तो जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है H2O, देखिए जल का कितना भाग है, 2 भाग है, और ऑक्सीजन का कितना भाग है, 1 भाग है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। आशा है कि समझ गए होंगे। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग।
भाखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवारों की पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बनने का कारण होता है दोस्तों? CaO, CaCO3, CaS यानी कि CaOH। देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बनने का कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? किस पदार्थ के बनने का कारण होता है? तो कैल्शियम CaCO3। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग दोस्तों संगमरमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? संगमरमर, ठीक है ना। संगमरमर का जो सूत्र होता है क्या होता है? CaCO3 होता है। इसी को कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे क्या बोलते हैं इसको। संगमरमर का संग, ठीक है, संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। प्रश्न करना, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप, द्रवनांक या क्वथनांक या क्रांतिक ताप। तो दोस्तों जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ज्वलन ताप कहते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? जल का वाष्पन, अम्ल को जल द्वारा तनु करना, नौसादर का उद्वापातन। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अम्ल को जल द्वारा तनु करना जो है ना, ये क्या कहलाता है? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? बी हो जाएगा, अम्ल को जल द्वारा तनु करना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है? उबलता हुआ जल, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पेट्रोल का जो जलना होता है ये कौन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया है। क्या होगा इसका आंसर? सी, पेट्रोल का जलना कौन अभिक्रिया? दहन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, क्या कर रहा है? 33वां प्रश्न में देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से, चलिए दोस्तों प्रश्न देख, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? दोस्तों असंतुलित कब होता है? जब देखिए, जब अभिकारक के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या और क्या कहते हैं प्रतिफल के प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या जो है दोनों क्या होना चाहिए दोस्तों? बराबर होना चाहिए। तो इस तरह के समीकरण क्या करते हैं दोस्तों हम लोग? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित। जब अभिकारक का परमाणु संख्या और तत्व के परमाणु संख्या और क्या कहते हैं दोनों के प्रतिफल के परमाणु संख्या दोनों बराबर हो तो क्या कहते हैं? उसे संतुलित रासायनिक समीकरण करते हैं। तो देखते हैं हम लोग दोनों साइड किसका बराबर है। अगर बराबर है तो संतुलित, अगर बराबर नहीं तो क्या हो गया? असंतुलित हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, इसका हम ए नंबर का ऑप्शन को यहाँ लिखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन 2 ठो है। और क्लोरीन कितना है दोस्तों? इधर क्लोरीन जो इधर 2 ठो है। तो इधर क्या है? इधर भी हाइड्रोजन कितना है? 2 है। क्लोरीन कितना है दोस्तों? 2 है। तो दोनों साइड सेम है, बराबर है दोस्तों। तो यानी कि ये क्या है? ये संतुलित है दोस्तों। ये क्या है? संतुलित है। लेकिन यहाँ पूछ रहा असंतुलित है, वो असंतुलित पूछ रहा है, लेकिन ये तो संतुलित है। इसका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, ए नंबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए बी नंबर ट्राई करते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखिए बी नंबर में करा PbNO3 2, ठीक है ना। PbNO3 2 क्या रिएक्शन क्या बनाया? PbO प्लस NO2 O2 बनाया। ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए इधर यहाँ पे कितना है? NO3 जो है यहाँ पे, इधर कितना? यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है। 3 दूनी कितना हो गया? 6। यानी कहने का मतलब हुआ इधर कितना है? देखिए यहाँ पे N2 जो है, N2 2 ठो है। उधर इधर देखिए N2 कितना है? प्रतिफल की तरफ देखिए, इधर जो है N2, और देखिए यहाँ पे N2 जो है ये प्रतिफल की तरफ, यहाँ पे N जो है एक ही है, ऑक्सीजन 2 है और N एक ही है। ठीक है, इधर देखिए और कहीं N नहीं है, यहाँ पे देखिए केवल एक N है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है आपका? ये समीकरण क्या? असंतुलित। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ फिर से देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है जो है? N जो है ये 2 ठो है। ठीक है, ये कितना है? 2 है, N 2 है। और इधर देखिए N कितना? केवल एक है। ऑक्सीजन 2 ठो है दोस्तों, लेकिन N एक है। इसीलिए ध्यान दीजिए अच्छा से, आप लोग कन्फ्यूज होते हैं। देखिए यहाँ फिर से देखिए, यहाँ पे N3 2, ठीक है, ध्यान से देखिए अच्छी तरह से, मिसप्रिंट हुआ है तो इसको देखिए अच्छा से। NO3 यानी कहने का मतलब N जो है 2 ठो है और इधर N कितना है? इधर N एक ही है। ये तो ऑक्सीजन पे ना 2 है। आशा है कि समझ गए। तो इसका मतलब है कि इसमें ये समीकरण असंतुलित है। इसका आंसर यही पूछ रहा था ना कि असंतुलित कौन सा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये आपको बी हो जाएगा। 33 का आंसर बी हो जाएगा। इसको दोस्तों नोट कर लीजिए कॉपी में अच्छी तरीका से। चलिए अगला प्रश्न इसी में जो है अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। करा इधर देखिए 2, यहाँ पे क्या करा है? क्या करा? देखिए 2H2 प्लस O2 मिलकर 2H2 बनाए। ठीक है, 2H2 प्लस O2 मिलकर 2H2O बनाए। इधर भी संतुलित है, जितना हाइड्रोजन है ठीक है, चार हाइड्रोजन है। इधर भी 2 दूनी 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन क्या है? 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2KClO3, ठीक है, और यहाँ पे 2KCl प्लस क्या बना? 3O2 बनाया। इधर भी संतुलित है, यानी कि इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। फिर से समझिए बी का एक बार फिर से देखिए ऑक्सीजन कितना है दोस्तों? 2 है। सॉरी, नाइट्रोजन कितना है? इसको 2 है। लेकिन इधर देखिए ये अभिकारक और ये प्रतिफल हो गया। ठीक है ना। देखिए प्रतिफल की तरफ क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 है, लेकिन नाइट्रोजन क्या? एक ही है, इसीलिए असंतुलित हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए Cl2 क्या है? ये Cl2 और 2Ki यानी कि क्लोरीन जो है ये किससे अभिक्रिया किया है? ये पोटासियम आयोडाइड से अभिक्रिया करके, Ki का मतलब होता है पोटासियम आयोडाइड। ठीक है ना, पोटासियम आयोडाइड से अभिक्रिया करके KCl प्लस I2, ये जो है I2 के बाहर निकाल, आयोडाइड के बाहर निकाल, यानी KCl यानी कि क्या बना दिया? पोटासियम क्लोराइड बना दिया। देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है? किसको बाहर, किसके साथ में संयोज कर रहा है? ठीक है ना, किसके साथ विस्थापित हो रहा है? देखिए यहाँ पे क्लोरीन जो है ये Cl2 जो है
है ये क्या कहते हैं के आई, यानी कि के आई से अभिक्रिया किया है, यानी के आई का मतलब होता है कि पोटासियम आयोडाइड से अभिक्रिया करता है क्लोरीन जब, तो ये देखिए आयोडाइड को क्या करता है, वो आयोडाइड को बाहर निकाल देता है, विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, वो विस्थापित कर देता है और इसके साथ में मिल जाता है और क्या बना देता है, ये बना देता है पोटासियम क्लोराइड बना देता है, ठीक है ना। तो इस टाइप की अभिक्रिया को हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये जो है ये पोटासियम जो है के आई, ये क्या किया, आयोडाइड को विस्थापित कर दिया, ठीक है, साइड बाहर बगल फेंक दिया है और किसके साथ अभिक्रिया कर लिया, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विस्थापित हो गया। इसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों आशा है कि समझ गए होंगे। दोस्तों इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जब एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करके वो एक नया तत्व निर्माण कर लेता है, उसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लोरीन जो है ये पोटासियम आयोडाइड से अभिक्रिया करके एक क्या किया, ये जो पोटासियम है इन्होंने क्या किया, इससे अभिक्रिया करके पोटासियम क्लोराइड तो बना दिया, लेकिन आयोडाइड को क्या किया, बाहर कर दिया, ठीक है, नया पद में। इसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। आशा है कि आप लोग समझ गए। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 35वां प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए ये क्या कह रहा है, संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है, Fe + Cl2 FeCl3। देखिए दोस्तों यहाँ पे आयरन कितना है, यहाँ आयरन 1 है, इधर Cl2 क्लोरीन 2 है, तो इधर क्या है, क्लोरीन 3 है, यानी कि यह संतुलित है, ये नहीं होगा। NH4 ओ क्या कहते हैं NO2, ठीक है। देखिए यहाँ पे NH4 यानी कि नाइट्रोजन कितना है, देखिए यहाँ पे, और इधर देखिए इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर से अच्छा से देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये समीकरण संतुलित नज़र आ रहा है हमको, ठीक है। NH4 NO2 मिल करके N2 बनाया, नाइट्रोजन कितना है, 2 है, इधर कितना है, हाइड्रोजन 4 है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। दोस्तों इस समीकरण को आप नहीं समझे ऐसे, तो हम ऐसे समझाते हैं। देखिए आसान भाषा में समझना है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन टेंशन मत लीजिए, समझिए अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पे NH4 NO2 मिल करके N2 2H2O बनाया। समझना कैसे है, कैसे समझेंगे समीकरण संतुलित है। देखिए N कितना है, नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, एक कितना हो गया दोस्तों, ये नाइट्रोजन कितना हो गया, 2, ठीक है। देखिए कितना है, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, 4 है, नाइट्रोजन इधर 2 है, ठीक है, तो इधर कितना है दोस्तों, 2 है, ठीक है। आशा है समझ रहे होंगे। नाइट्रोजन कितना है इधर, 1 यहाँ 1 यहाँ, एक कितना हो गया, 2, तो नाइट्रोजन इधर 2 हो गया, तो इधर भी क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 4 है, तो इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया, ये दोनों संतुलित हो गया। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, ये इस पे ये कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। आशा है कि समझ गए, यानी कि एक समीकरण क्या है, संतुलित। आपसे क्या पूछ रहा था प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन समीकरण संतुलित है, संतुलित पूछ रहा है ना, कौन संतुलित है, तो देखिए बी आंसर संतुलित है, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे Fe आयरन कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, 3 है, ठीक है। Fe2 यहाँ पे आयरन कितना है, इधर 2 है, तो ये असंतुलित हुआ। चलिए अगला जो है ये डी का भी देख लीजिए, डी भी असंतुलित है। चलिए 36वां प्रश्न में चलते हैं। क्या कर रहा है, 36वां प्रश्न में कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा, संकेतों के रूप में, अनुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा या सरल सूत्रों के द्वारा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। रासायनिक समीकरणों को जो है, रासायनिक अभिक्रियाओं को उसके समीकरणों के द्वारा क्या किया था, व्यक्त किया था, सी इसका आंसर होगा। चलिए 37वां प्रश्न में चलते हैं, 37 पे। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शरीर में भोजन का पचना दोस्तों क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण या उदासीकरण। तो दोस्तों शरीर में भोजन का पचना जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए 37वां का जो है ये क्लियर हो गया। दोस्तों यहाँ प्रश्न कर रहा है अभिक्रिया ZnO + CO मिलकर के Zn + CO2 बनाता है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे दोस्तों ZnO + CO मिल के Zn + CO2 निर्माण करता है। कहने का मतलब हुआ कि Zn जो है, ये जिंक जो है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, अभी ऑक्सीजन साथ में जुड़ा हुआ है, और ये देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पे Zn क्या कि ऑक्सीजन को त्याग कर दिया। जब त्याग करता है तो ये क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है, जुड़ना क्या कहलाता है, और त्याग करना क्या कहलाता है। देखिए इस तरह से समझिए, अच्छी तरीका से दोस्तों समझिए क्या कर रहा है। ZnO जो है वो क्या कर रहा है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, और जो हम जानते हैं जब ऑक्सीजन का त्याग होता है तो उसे अवकरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अवकरण। लेकिन यहाँ पे देखिए Zn क्या कर रहा है, ZnO ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, ये CO2 ऑक्सीकृत हो रहा है, ये नहीं होगा। ZnO का ऑक्सीकरण हो रहा है, गलत बात है। CO का अवकरण हो रहा है, गलत है। यहाँ पे ZnO का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ZnO क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को त्याग कर रहा है, और त्याग करना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। आशा है कि समझ गए होंगे। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है। दोस्तों उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया वह होता है जब एक यौगिक दूसरे यौगिक के साथ संयोग करके वो नया यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
दोस्तों फिर से समझिए, जब वह विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जब एक यौगिक दूसरी यौगिक के साथ संयोग करके नया यौगिक का निर्माण करता है, नया भिन्न गुण वाले यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे AgNO3 प्लस NaCl ये अभिक्रिया करके AgCl प्लस NaNO3 बनाता है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो दोस्तों जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, क्या होता है? CaCO3, इसको जब गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है CaO, यानी कि किसमें टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। CaO का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसमें टूट जाता है? CaO में और CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। और आप जानते हैं ना कि जब एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ निर्माण करते हैं, क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए विस्थापन अभिक्रिया है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन वह विस्थापन, तीसरा है सी नंबर में उदासीकरण, उनका उदासीनीकरण। तो इसका आंसर जो है अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका वियोजन या अपघटन हो जाएगा। ठीक है, आशा है दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला इसके बाद वाला प्रश्न जो है दोस्तों वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसी कारण से दोस्तों इसमें नहीं डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद हम वीडियो वो प्रोवाइड करवा देंगे आपको। आई होप दोस्तों कि आपको ये जो हमारे द्वारा समझाया गया इस चैनल पे वो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों क्या करें, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। आशा है दोस्तों कि हमारे द्वारा समझाया हुआ आपको अच्छा लगता है। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद वाला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और सारा यानी फिजिक्स का वीडियो करवाया गया है, 9th क्लास का भी वीडियो काफ़ी है उसमें दिया हुआ है, और क्या कहते हैं मैथमेटिक्स का भी वीडियो है। आप लोग दोस्तों वीडियो केवल देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ दोस्तों एक बार आपको सब्सक्राइब बटन दबाने से क्या दिक्कत है दोस्तों, लाइक करने में क्या दिक्कत है दोस्तों? हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, आप ही लोग के लिए मेहनत करते हैं। प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी प्रॉफिट मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। चलिए दोस्तों टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ करके आप जो है इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ PDF आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसा नहीं दोस्तों, फ्री में आपको वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे आपको लिंक, खाली केवल आपको जुड़ना है टेलीग्राम से, और वहाँ पे जा करके आप PDF जो है फाइल में जा करके वहाँ से PDF आप ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।